ओके, तो टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई केस बनाई है ना, कंपनी बनाई है, तो पर्दा उठा के चेकआउट किया जा सकता है। हाँ, और इसका जो फेमस केस है, वो फेमस केस किसका है? दिनशॉ मनैक्जी पेटेंट का केस है, जो आपको कंपल्सरी याद रखना है वहां पे। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द दिनशॉ मनैक्जी पेटेंट। वो बाय मिस्टेक हो गया था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये केस तो भूल ही जाना, इसका नाम हो सके तो याद रखना, बट इसको मस्ट याद रखना। दिनशॉ मनैक्जी पेटेंट को कंपल्सरी याद रखना हमें। हाँ, लेट्स हैव अ लुक क्या हो गया था इसमें। दिनशॉ मनैक्जी पेटेंट, इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट अ जेन्युइन कंपनी as all but merely the assessee himself disguised under the legal entity of a limited company। हाँ, क्या हो गया था देखो, इसमें ये जो दिनशॉ था ना, एक वेल्दी पर्सन था, और बस अपने ह्यूज इनकम को डिवाइड करने के लिए उसने क्या किए थे, वहां पे 5-5 कंपनीज फॉर्म किए थे। हाँ, द assessee on huge income by way of a dividend and interest, so he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by way of a dividend and interest। हाँ, क्या किया उसने, खुद ही कंपनीज को क्या किया उसने, फॉर्म किया, देन उसने कंपनी के परचेस खरीदे इन एक्सचेंज ऑफ द इनकम बाय ऑफ अ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। हाँ, दिस इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू द असेसी बाय वे ऑफ अ लोन, और वही इनकम जो होता था ना, कंपनी से वो लोन फॉर्म में लेता था, खुद का इनकम कंपनी फॉर्म में ट्रांसफर करके इनकम दिखाया किसका, कंपनी का, और कंपनी से वो इनकम लेता था, किस फॉर्म में लेता था इनकम, वो लोन फॉर्म में लेता था। हाँ, सो पर्दा उठाया, चेकआउट किया, तो पता चला कि सब कुछ यही है जो हाथ चला रहा है यहाँ पे। हाँ, the court decided that the private companies were a sham, मतलब fraud थे, and corporate well was lifted to decide the real owner of the income। हाँ, तो इस इनकम का रियल ओनर कौन है और क्या प्रॉब्लम है, ये चेकआउट करने के लिए पर्दा उठाया, तो दिनशॉ के बारे में पता चला, तो उसको इमीडिएटली ऑर्डर कर दी कि आपको टैक्स पे आउट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ऊपर ना टैक्स को अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाई ना, वैसे ही सेम क्या होता है पता है, आगे जाके आपको लेबर लॉ पढ़ना। हाँ, लेबर लॉ में ना एक एक्ट है, आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करके, जो आपको आगे इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है। उस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से आपका जितना प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जिन कंपनीज को ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल होता है ना, उनको अपार्ट फ्रॉम सैलरी क्या पे आउट करना पड़ता है वहां पे उनको, दे हैव टू पे आउट द बोनस आल्सो। हाँ, और टू द वर्कर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ना, तो उस प्रॉफिट में भी शेयरिंग देना वर्कर को, इसलिए अपार्ट फ्रॉम सैलरी वर्कर को क्या देना होता है, बोनस देना होता है। तो इस केस में क्या हुआ था पता है, कंपनी के वर्कर को बोनस देना अवॉइड कर सके, इसलिए कंपनी ने क्या किया, अपनी सिस्टर ब्रांच बनाई और एक कंपनी फॉर्म की और इनकम डिवाइड किया, स्प्लिट किया। तो वो कंपनी ओनली किस पर्पज के लिए बनाई थी, बोलो बोनस को अवॉइड करने के लिए बनाई थी। इसकी वजह से क्या होगा वहां पे, इट वाज हेड, क्या हेड किया गया कि पायरेसिंग ऑफ वेल इज अलाउड, पर्दा उठाया, चेकआउट किया, दूसरी कंपनी नाम के लिए बनी है, इसकी वजह से दूसरी कंपनी का एग्जिस्टेंस कंसिडर किया गया नहीं, वहां पे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया। हाँ, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use the device to reduce the amount to be paid by way of a bonus to workmen, Supreme Court upheld the piracy of the well to look at the real transaction। हाँ, workmen employed in Associated Rubber Industries Limited Bhavnagar versus Associated Rubber Industries Limited Bhavnagar and another, केस का नाम है वो। हाँ, क्या हुआ था देखो, इस केस के फैक्ट्स में पोरली तो बताया मैंने फैक्ट्स। हाँ, the fact of the case are A Limited purchased the shares of a B Limited by investing a sum of rupees 4,50,000। हाँ, the dividend in respect of these shares was shown in the profit and loss account of the company year after year। हाँ, it was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to the workmen of the company। हाँ, sometime in 1968 the company transferred the shares of B Limited, ये बी का तो चल ही रहा था स्टोरी, अब कंपनी ने अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर किए, बोलो सी लिमिटेड को, सब्सिडरी होली ओन बाय उनकी सब्सिडरी कंपनी, उनको शेयर्स ट्रांसफर किए, बोनस डिवाइड हुआ ना, प्रॉफिट डिवाइड हुआ, thus divided the income did not find the place in the profit and loss account of the A Limited, with the result that surplus available for the purpose of paying to the workmen। कहाँ पे हाँ,
with the result that the surplus available for the purpose of the payment of bonus to the workmen got reduced. हाँ, तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो वर्कर का बोनस अमाउंट भी कम हो गया. हाँ, here the company created subsidiary and transferred to it investment holding in a bit reduced its liability to pay the bonus to the workers. Thus, Supreme Court brushed aside the separate existence of subsidiary company. उस subsidiary company थी ना C Limited, उसका existence ही नहीं पकड़ा. The new company was formed, had no asset of own. उसके खुद के कोई asset ही नहीं थे, इसी कंपनी के पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए थे उन्होंने. हाँ, except those transferred to it by the principal company. खुद का कोई बिजनेस नहीं था, खुद का कोई इनकम नहीं था, जस्ट पहले वाले कंपनी का डिविडेंड लेती थी वो. हाँ, रिसीविंग द डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स ट्रांसफर्ड टू द प्रिंसिपल कंपनी. उसका कोई पर्पस भी नहीं था. हाँ, सर्विंग नो पर्पस एक्सेप्ट टू रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रिंसिपल कंपनी. इस सी कंपनी का पर्पस ही क्या था बोलो? मेन कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाए एंड इसकी वजह से टू रिड्यूस द अमाउंट पेड एज अ बोनस टू द वर्कर. वर्कर को जो बोनस पे किया जा रहा था वो कम हो जाए. हाँ, तो इसी वजह से भी पर्दा उठाया, रियलिटी चेक की और पता चला कि बाबा हाँ कोई ह्यूमन बीइंग है जो यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्दा उठाने के बाद पता चला कि जस्ट वर्कर का बोनस अवॉइड करने के लिए ये कंपनी तीसरी सी लिमिटेड बनाई गई थी. हाँ, ना फोर्थ रीजन देखो, व्हेन वेल ऑफ कॉर्पोरेशन कैन बी लिफ्टेड. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट. एक्चुअली इसमें भी वो पॉइंट था ही अभी, जानबूझ के जस्ट सब्सिडरी कंपनी बनानी है, जो होल्डिंग कंपनी की क्या होगी? ओनली एजेंट. देखो आगे जाके हमारा नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ कंपनी है, वहां पे हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी स्टडी करने वाले हैं. होल्डिंग कंपनी का खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, साथ ही साथ लॉ के लैंग्वेज में सब्सिडरी कंपनी का भी अपना खुद का ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है. बट जब सब्सिडरी कंपनी जानबूझ के बनाई है ओनली टू एक्ट एज एजेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो फिर ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कंसिडर नहीं किया गया. बट अदरवाइज अगर कुछ नॉर्मल सर्कमस्टेंस है तो होल्डिंग कंपनी का अपना ओन एग्जिस्टेंस है, सब्सिडरी कंपनी का भी क्या बोलो यहाँ पे अपना ओन एग्जिस्टेंस है. हाँ, a company may sometimes be regarded as an agent or a trustee of the member or of another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of principal. Here principal will be liable for the act of company. अगर समझो ऐसे दिखा कि सब्सिडरी कंपनी ओनली बनाई गई है टू एक्ट एज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, हाँ, तो फिर ना प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट. वहां पे केस देखो, मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. A transport company wanted to obtain the license for its vehicle. ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या चाहिए था? व्हीकल के लिए लाइसेंस. हाँ, बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन द ओन नेम. बट ना खुद के नाम पे अप्लाई करे तो वो लाइसेंस मिल नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने एक बस सब्सिडरी कंपनी बनाई. मतलब उनको शायद एक बार मना किया होगा लाइसेंस, और रूल है कि बाबा एक बार मना किया तो बाद में नहीं मिलेगा वहां पे. हाँ, Therefore उनको वो लाइसेंस चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बस लाइसेंस लेने के लिए कंपनी बनाई. हाँ, and the application for license was made in the name of the subsidiary company. Vehicle were transferred to subsidiary company. Had the parent and the subsidiary company were one commercial unit, and therefore application for license क्या कर दिया? Reject कर दिया कि बाबा आपको पहले लाइसेंस मना किया गया, इसलिए जस्ट अपने लाइसेंस लेने के लिए सब्सिडियरी कंपनी बनाई है. तो ये ओनली एजेंट है आपकी मेन कंपनी की. हाँ, होल्डिंग कंपनी की ओनली एजेंट है, इसलिए इसका ओन कोई एग्जिस्टेंस है नहीं. तो देयरफॉर इट वाज हेल्ड कि वो लायबल वहां पे मतलब उनको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा नहीं. हाँ, एंड द लास्ट केस इज एंड last point is a company formed for the purpose of the fraud or improper conduct or to defeat the law. हाँ, कंपनी ओनली फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए बनाई गई है. कंपनी ओनली किसके लिए बनाई गई है? फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए बनाई गई है. तो भी पर्दा उठा के देखा जा सकता है कि एक्चुअल फ्रॉड पर्दे के पीछे कौन कर रहा है. हाँ, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose etc. हाँ, for example law circumvent मतलब violate करने के लिए, तोड़ने के लिए. हाँ, for example to defeat or circumvent the law or to defraud the creditor or to avoid the legal obligation. हाँ, तो फिर पर्दा उठा के रियलिटी चेक की जा सकती है. गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न नाम का केस इसको क्या होता है वहां पे अप्लाई होता है. हाँ, एक्चुअली क्या हो गया था, इसमें एक एम्प्लॉय था, हाँ, हॉर्न, और वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी का एम्प्लॉय था. हाँ, और ना कंपनी का रूल था कि जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी के बाहर जाए ना
तो वो कंपनी के कस्टमर्स के साथ में सॉलिसिट नहीं कर सकता है, मतलब वो कंपनी के कस्टमर्स को खुद के पास खींच के नहीं ले सकता है वहां पे। सेम कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, एक्चुअली बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, तो ये हॉर्न कुछ दिन तक इस गिलफोर्ड में काम करता है और उसके बाद में ये कंपनी छोड़ के जाता है हॉर्न वहां पे। हाँ, तो कंपनी छोड़ने के बाद अब कंपनी के रूल के हिसाब से वो कंपनी के कस्टमर्स के साथ डील नहीं कर सकता ना वहां पे। हाँ, तो ये क्या करता है पता है, एक कंपनी फॉर्म करता है, प्राइवेट कंपनी, एक और पर्सन को लेके आता है, दो ही तो लोग रिक्वायर्ड है ना प्राइवेट कंपनी के लिए। तो क्या करता है ये, और एक पर्सन को लेके आता है और एक कंपनी फॉर्म करता है। और फिर अब जो कंपनी बनी ना नई, वो तो एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन हो गई ना लॉ की भाषा में, तो उसको तो रास्ता मिल गया कि कंपनी के कस्टमर्स के साथ और नहीं डील करना। कंपनी के कस्टमर्स के साथ कौन डील कर रहा है, ये नई कंपनी। तो जब पर्दा उठाया तब पता चला कि ये नई कंपनी बस नाम के लिए बनाई गई है। इस नए कंपनी के पीछे, पर्दे के पीछे का हाथ पूरा का पूरा हॉर्न है या हॉर्न है। तो इसकी वजह से इसने ये जो कंपनी फॉर्म की है, ये जस्ट हाँ गिलफोर्ड के साथ फ्रॉड करने के लिए इम्प्रॉपर पर्पज से बनाई गई कंपनी है। इसकी वजह से पर्दा उठाया तो रियल फैक्ट पता चला। हाँ, और फिर उस कंपनी को बंद करने की ऑर्डर दी गई थी वहां पर। सो court sometimes ignore the independent identity of company and lift the corporate wealth. What are the circumstances when court can lift the corporate wealth? Number one, to determine the character of the company and to find out whether the company is an enemy company or a friend. Daimler versus Continental Tire and Rubber Company. To protect the revenue and taxes, Dinshaw Manekji Petit Ray. To avoid the legal obligations in Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar versus एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा नाम कैसे याद रखो। हाँ, देखो बहुत इजी है ये नाम, बस वर्कमैन वर्ड ऐड करना है। देखो एक साइड नाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड इंडस्ट्री रबर लिमिटेड, ध्यान में आ रहा है? बस एक में वर्कमैन नहीं है, वर्कमैन ने कंपनी पे सूट फाइल की है ना, तो ऐड क्या करना है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक ही नाम है दोनों तरफ, बट एक में एडिशनल क्या है, वर्कमैन ऑफ, इतना मटेरियल वहां पे आया हुआ, दैट्स अच्छा। देन नेक्स्ट वन क्या है, देखो व्हेन कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल्थ, फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का केस, एंड लास्ट वन कंपनीज फॉर्म विद द फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट द लॉ, Guilford Motor Company versus Horn का case. So these are all circumstances when company can lift the corporate wealth. Number one, to check out whether they are trading with the enemy. Number two, to check out whether corporate wealth is used for the purpose of evading the taxes. Taxes evade करना मतलब avoid करना. Number three, when company is acting as a subsidiary or not, check out करने के लिए. When company is formed to avoid some legal obligation, bonus वाला case था. When the company is adopted for the purpose of some illegal or improper purpose, well of company can be lifted and the reality can be checked in all these particular circumstances. तो इन 5 केसेस में हाँ सालमन का रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ, इन 5 केसेस में कंपनी को इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, पर्दा उठा के कंपनी के पीछे की रियलिटी एंड रियल रिस्पॉन्सिबल हैंड्स को देखा जाएगा यहाँ पे। हाँ, सो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म कर दिया हमारे इस यूनिट का। वो है कि कंपनी के एडवांटेजेस डिस्कस किए, और उस एडवांटेजेस के सब जो पहला एडवांटेज होता है कि इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, वो कब इग्नोर करके कंपनी रियलिटी क्या क्या कर रही है, कंपनी में रियलिटी में क्या हो रहा है, ये कोड कब कब चेक कर सकता है, हमने क्या क्या डिस्कस किया है यहाँ पे। हाँ, सो इस पॉइंट पे किसी को कुछ डाउट है तो बता, हम लोग फिर आगे के मटेरियल को प्रोसीड कर सकते हैं। डाउट है कुछ?